हेलो स्टूडेंट, मैं टीसी गमाउथ फिर से आपका लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। गॉड्स 8 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। गॉड्स 8 टेक्निकल पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं। गॉड्स 8 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का SM3 और SM4 का पार्ट इंक्लूड था, जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कॉलम, टॉर्जन, स्प्रिंग, इसके साथ में सिलेंड्रिकल, ये सारे टॉपिक इसमें शामिल थे। तो आज अपन गॉड्स 8 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गॉड्स 8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात अपन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज अपन कहाँ करते हो, किस प्रकार से करते हैं। तो सॉल्यूशन में चलिए, लिखा है द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। दिस मेथड यूज फॉर स्टेबिलिटी इनडिटरमिनेट बीम एंड फ्रेम। आपको बताया था पिछले वाले सॉल्यूशन में, एक आपके डिटरमाइन स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपके इनडिटरमाइन स्ट्रक्चर होते हैं। इनडिटरमाइन स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जो आपके रिएक्शन होते हैं हॉरिजेंटल, वर्टिकल और मोमेंट रिएक्शन जो होते हैं, इन तीनों के वैल्यू अपन कह सकते हैं 0 नहीं हो। ठीक है, तो वहाँ आपके इनडिटरमाइनेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर के लिए अपन मोस्टली रूप से कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। आगे देखो लिखा है द मेथड ओनली अकाउंट फॉर फ्लेक्सुरल इफेक्ट एंड इग्नोर एक्सियल एंड शियर इफेक्ट। ध्यान रखना, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं यह इफेक्ट रहेंगे आपके किसके कारण से, फ्लेक्सुरल इफेक्ट। ठीक है, इसमें एक्सियल और शियर इफेक्ट को क्या रखा जाएगा, इग्नोर रखा जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका कौन सा होता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के नाम से जाना जाता है। अब ये बात करते हैं शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन इज। मैं बता दूं आपको, शेप फैक्टर की अपन बात करेंगे और कौन से सेक्शन के लिए बात करते हैं, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन हो, चाहे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, चाहे आपका स्क्वायर सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, चाहे ट्रायंगल सेक्शन हो, सबके लिए अपने आप में क्या बनता है, शेप फैक्टर बनता है। और शेप फैक्टर का जो टॉपिक है वो प्लास्टिक एनालिसिस का टॉपिक, ज़्यादातर अपन इसको स्टील में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी अपने जिक्र किया है, तो कोई नहीं, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। शेप फैक्टर का फॉर्मूला अपना होता है ZP/Z। देखो, जेड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पढ़ाई होगा, सेक्शन मॉडुलस। इसके साथ में ही अपन ZB के बारे में बात करते हैं कि पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ZB कहते हैं। जैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IP और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है, I। उसी प्रकार से पोलर सेक्शन मॉडुलस का मान जो होता है वो होता है D3/6। और सेक्शन मॉडुलस आपका होता है सर्कुलर के लिए, वो क्या होता है आपका πD3/32। ZB सर्कुलर के लिए होता है आपका D3/6। तो कुछ नहीं, इन वैल्यूज़ को दोनों को यहाँ पुट करनी है। ये आपका D3/6 हो गया, ये आपका πD3/32, और यहाँ पर कैंसिल आउट करने के बाद अपने पास बचता है 16/π/3। ठीक है, π/3। तो अपन बोल सकते हैं, देखिए शेप फैक्टर आपका हो गया 16/3/5। और इसका सही वैल्यूज काफ़ी बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सर्कुलर सेक्शन का शेप फैक्टर होता है। ऑप्शन में आपको 1.5, 1.7, 1.8 कुछ भी दे सकता है। आंसर आपका क्या होगा, 1.7। यहाँ पर मैंने पाई का वैल्यू रख दिया 3.14, तो यहाँ से डिवाइडेशन करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1.7। बाकी अब आप देख रहे हो यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है आपको, 16/3/5। यहाँ से समझ ही गए होंगे कि D³ से D³ आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर 32 था, यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया आपका 16 आ गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई ए यूनिट लोड इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, बात करते हैं यहाँ पर। डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया आपका डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन का आप रीड करते ही हो। डिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, मैसेज रखना, स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, R/θ। यहाँ पर देखो, जब स्प्रिंग पर लगने वाले यूनिट फोर्स या मोमेंट के कारण स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन का अमाउंट क्या कहलाता है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो अपने को यहाँ से मिल जाता है। देखो, अपन बात कर लेते हैं कोलाइड हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इस प्रकार से स्प्रिंग अपनी, जब इस पर क्या लगाया जाता है, फोर्स अप्लाइड किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने आप में अपन देखते हैं कंप्रेस होती है,
इसके साथ में अपनी कह सकते हैं जब ये फोर्स रिमूव किया जाता है तो ये क्या होता है, इसमें वापस अपनी प्लास्टिसिटी के कारण से इलास्टिसिटी के कारण से अपनी स्थानीय अवस्था में वापस जाती है। तो ये अपने आप में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये इसमें कोई ना कोई डिफ्लेक्ट आएगा, क्या आएगा, कोई ना कोई डिफ्लेक्ट आएगा। तो इस डिफ्लेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए सबसे पहले कि यह आपका जो डिफ्लेक्शन आता है उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो आंसर तो आपका बी मिल जाता है। बाकी मैं थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा क्या। देखो R64 WR² अपॉन GD4। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि R तो अपने को मिल रहा है, थीटा का मान जो होता है वो अपना होता है 64 WR² अपॉन GD4। तो यहाँ पर अपना डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। बात करते हैं स्टिफनेस देखिए आप, डिफ्लेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन अच्छा है। डिफ्लेक्शन जिसमें ज़्यादा होगा वह स्टिफनेस क्या देगा, अपने को कम देगा। स्टिफनेस अपने को क्या देगा, कम देगा। स्टिफनेस का मतलब उसकी दृढ़ता या कड़कापन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला पुट आउट करके अपने इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। के का मान अपने को यहाँ पर फाइंड आउट हो सकता है। ये अपन ने एग्जाम्पल किसका लिया है, कोलॉइड हेलिकल स्प्रिंग का लिया है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज ... टाइम द एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस का आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कितना होता है। तो क्वेश्चन आप समझिएगा, टाउ मैक्स हमेशा होता है 4/3 इंटू टाउ एवरेज, या मैं कह सकता हूँ 1.33 टाउ एवरेज। मतलब आपका जो शियर स्ट्रेस एवरेज है उसका लगभग 33% अधिक होता है या 133% होता है, या 1.33 टाइम होता है क्या, टाउ मैक्सिमम, या आपका जो मैक्सिमम आपका जो शियर स्ट्रेस उसकी वैल्यू। जैसे अपन कह सकते हैं ये सर्कुलर सेक्शन है, इसका जो ये मैक्सिमम जो पार्ट पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर जो क्या होगा आपका पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो इसका जो मान है वो क्या होगा आपका 33% ज़्यादा होगा किससे, एवरेज से, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर एवरेज को जस्ट नीचे लेकर आ गए, टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज हो गया, तो 4/3 मतलब 1.33 इसका क्या होगा, दोनों का रेशियो हो जाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, केर्न ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम इज हैविंग शेप। अच्छा क्वेश्चन है, कोई रेक्टेंगुलर कोई शेप होता है तो उसमें आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम होता है उसकी अपन बात करेंगे, वहाँ पर कौन सा शेप बनता है। तो कोर या केर्न एरिया कौन सा होता है, जब कॉलम के ऊपर वर्टिकल लोड सेंटर पर अप्लाइड होता है तो इस लोड के नीचे का एरिया जहाँ तक टेंसाइल डेवलप नहीं हो या एसेंट्रिसिटी को क्रॉस ना करें, यह एरिया कोर या केर्न एरिया कहलाता है। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को आप, ठीक है। देखिएगा आप, ये आपका कोई कॉलम है, इस प्रकार से कॉलम है, ठीक है, और इस पर ये पी फोर्स लगा हुआ है, और ये आपका क्या बना हुआ, क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, और अपन जानते हैं कि यह सेंटर में क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो सेंटर क्या करेगा, सेंटर में फोर्स लगने के कारण से कुछ दूरी लेगा, मतलब इसको मैं थोड़ा जूम करके बना दूँ। देखिएगा ये कॉलम है और इसके सेंटर पर क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो एक कुछ डिस्टेंस लेगा, उस डिस्टेंस तक क्या करेगा, लोड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये आपका जो शेप बनता है ये क्या बनता है, आपका कोर या केर्न बनता है, ठीक है। ये वाला जो शेप, मतलब इस वाले शेप से ही आपका टोटल लोड क्या जाएगा, नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि इस शेप से आपका जो लोड है, इस शेप से आपका जो लोड है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इस शेप से आपका लोड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इस पॉइंट से ज़्यादा चला जाए, तो इस कॉलम में क्या आ सकता है, इस प्रकार से बकलिंग अवस्था डेवलप हो सकती है, जिससे टेंसाइल फोर्स डेवलप हो सकता है, या अपन कह सकते हैं एसेंट्रिसिटी आपकी क्या हो सकती है, बाहर जा सकती है। मतलब एसेंट्रिसिटी अपन हर जगह अलग अलग देखते हैं। जैसे कॉलम के लिए RCC कॉलम के लिए बात करें तो 0.05D होता है, मतलब आपकी जो डायमेंशन होता है, जैसे डायमेंशन आपकी कितनी है, 100 mm है, इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो लगभग आपका कितना आ गया, 5 mm या 5 mm की समथिंग आ गया। तो 5 mm के बाद में यदि लोड आगे की तरफ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये बकलिंग अवस्था में आ जाएगा, या एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। तो एक आपका कोर का पार्ट बन रहा है, केर्न का पार्ट बन रहा है, तो यह आपका जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, ये रोम्बस कहलाता है, या डायमंड शेप इसको कहते हैं। अब मैं बात करूं, चाहे आप कॉलम आई सेक्शन का बनाओ, चाहे होलो सेक्शन बनाओ, चाहे स्क्वायर बनाओ, चाहे रेक्टेंगुलर बनाओ, सबके लिए आपका जो पार्ट कौन सा बनेगा, रोम्बस बनेगा या डायमंड शेप बनाएगा। तो ये केर्न पार्ट को ये अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर डायमंड के नाम से जानेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। फर्स्ट केस में एक कैंटिलीवर बीम जिस पर फिक्स्ड एंड से लेकर मिड स्पान पर यूडीएल लगाए, तो दूसरे केस में सेम इंटेंसिटी का यूडीएल मिड स्पान से फ्री एंड तक लगाए, तो दोनों केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशियो होगा। तो मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ। केस फर्स्ट कहता है कि आपका कोई कैंटिलीवर बीम है
जिसका फिक्स्ड एंड से मिड एंड तक आपका यूडीएल लगा हुआ है, इसके लिए आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपका एक्चुअली ये होता है WL14/80i प्लस WL1 क्यूब अपॉन 6i इंटू L/2, ठीक है। तो यहाँ L1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, सॉरी यहाँ पर होता है L-L1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है कि L1 का मान आपने क्या ले लिया है, L2 ले लिया है, क्या ले लिया है, L2 ले लिया है। तो L2 आपने रख दिया हर जगह, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है 7/384 इंटू WL4/EI, इनके अंदर पुट आउट करने के बाद L/2 का वैल्यू। आगे केस 2 की बात करते हैं कि कोई कैंटिलीवर बीम है, इसके मिड स्पान से यूडीएल स्टार्ट होता है फ्री एंड तक, तो फ्री एंड तक हुआ है। इसका जो आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया वो आपका ये वाला हो गया WL4/80i माइनस ये वाला। यहाँ पर भी अपन बात करेंगे, ये वाला तो L रहेगा, जबकि यहाँ पर आपका L1 और यहाँ पर भी क्या होता है L-L1 होता है। तो L-L1 का मतलब L1 का आपका L/2 रखा है, तो बचने वाला भी आपका क्या बचेगा, L/2 बचेगा, ठीक है। इसमें एक आप फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है, ये दोनों का अपने को क्या करना है, रेशियो देना है। तो केस फर्स्ट का हो गया, केस सेकंड का हो गया। तो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं, यहाँ से ये वाला वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 384 कैंसिल हो गया, तो बचा गया आपके पास 7/41 बच गया। तो आंसर अपने पास क्या आ गया, 7/41, डी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बीम जो 100 mm वाइड एंड 200 mm डीप है, यदि सेक्शन में 20 kN का शियर फोर्स लगा हो तो सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो सिंपल सी बात है, अपन ये जानते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अभी भी पढ़ा अपन ने, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका क्या होता है 1.33 होता है किसका, एवरेज का। तो एवरेज कैसे निकालेंगे वो देखना है। एवरेज निकालेंगे अपना बेसिक फॉर्मूला है V/BD, फोर्स अपॉन आपका एरिया हो गया। तो फोर्स अपन जानते हैं 20 × 10⁻³ है, और एरिया आपका क्रॉस सेक्शन कितना है आप बता रहा है क्वेश्चन में 200 × 10, 200 इसकी डीप बता रहा है, 100 × इसकी क्या बता रहा है, ब्रीथ बता रहा है। यहाँ रखेंगे तो एवरेज आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस 1 को यहाँ रखेंगे, इस 1 को यहाँ रखेंगे और 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास टाउ मैक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1.55 Nm² मिलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द मोस्ट अपियरेंट फेलियर थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज। अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का टॉपिक है, मोस्टली उसमें बता दूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, देखो डक्टाइल फेलियर किसमें, डक्टाइल जो मटेरियल वो किसमें ज़्यादातर फेलियर होता है, और आपका जो ब्रिटल मटेरियल वो किसमें ज़्यादातर फेलियर होता है। RCC में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बेसिकली रूप से पढ़ते हैं कि जो आपकी कंक्रीट है वह टेंसाइल में लगभग 10% क्या कर पाती है, रेसिस्ट कर पाती है, जिसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और कंक्रीट दोस्तों आपका कौन सा मटेरियल होता है, ब्रिटेल मटेरियल होता है, अपन ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो ब्रिटेल मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये टेंसाइल में क्या होता है, फेलियर हो जाता है। टेंसाइल में क्या होता है, अपने आप में बहुत ही कमजोर है, वीकेस्ट होता है, कमजोर होता है। जैसे अपन किसी चौक की भी बात कर सकते हैं, जो बॉर्डर पर बेसिक जो चौक यूज करते हैं, इस पर जैसे अपन टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तुरंत यहाँ से वर्टिकल प्लेन में क्या बोल जाएगा, कट बोल जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल कोई आपका वायर है या स्टील है, अपन कह सकते हैं वायर मान लेते हैं, जो मोर डक्टाइल मान लेते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं कोई चांदी है, कोई सोना है, इस प्रकार का, ठीक है। मोर डक्टाइल मटेरियल जिसको अपन कह सकते हैं, कुछ मेलेबिलिटी आपके भी मटेरियल होते हैं जिनमें विशेषता होती है। बाकी मैं किसी वायर को ले लेता हूँ बेसिकली रूप से, ये वायर आपका, यदि आप इस पर टेंसाइल लगाओगे तो यही नहीं ब्रेक होगा। यदि आप इस पर जिगजैग फोर्स लगाओगे, एक ही पॉइंट से क्या करोगे, जिगजैग फोर्स लगाओगे, मतलब शियर फोर्स लगाओगे। शियर फोर्स का मतलब हो गया आपका, शियर फोर्स का मतलब हो गया एक तरफ इस अपन जिगजैग कर रहे हैं, वापस इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, तो यहाँ से तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो डक्टाइल मटेरियल वो क्या होता है, शियर में क्या होता है, फेलियर होता है। लेकिन अपने को समझना ये है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को डिस्टॉर्जन टेढ़ा मेढ़ा एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि किसी वायर को अपन टेढ़ा मेढ़ा करते हैं बार बार, तो वहाँ से वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, जिसको शियर कहते हैं। तो अपन ने लिखा शियर स्ट्रेन थ्योरी, क्या लिखेंगे इसमें भाई, इसमें कुछ डिफॉर्म भी आएगा इसलिए स्ट्रेन लिखा है। उसमें फोर्स अप्लाइड की बात करते तो ओनली फॉर शियर फोर्स आता, लेकिन वह है शियर, अपन बात करें इसमें कि जो मोस्ट फेलियर की बात करें तो फेलियर आपका कौन सा, तो स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा। शियर स्ट्रेस के कारण से कौन सी स्ट्रेन आएगी, इसमें शियर स्ट्रेन आएगा, इसलिए आंसर इसने क्या लिया है, सी आंसर लिया है। बाकी मैं बता दूं अच्छे से, देखो इसमें इसको लिखा है, अधिकांशतः डक्टाइल मटेरियल का फेलियर या डिस्टॉर्ट एनर्जी के द्वारा अधिक शुद्ध एक्यूरेट डिफाइन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे एल्यूमिना हो गया, स्टील हो गया, डक्टाइल मटेरियल की यील्डिंग को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कंडीशन से डिफाइन किया जाता है, मोस्टली रूप से शियर स्ट्रेस से डिफाइन किया जाता है। लेकिन अपन बात करते हैं फेलियर कंडीशन की, तो वह शियर स्ट्रेन थ्योरी कहलाएगी, और ब्रिटल मटेरियल इन टेंसाइल फेलियर होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। तो
मैं आगे बात करना चाहूँगा इसी कड़ी को लेकर। क्वेश्चन 8 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 9 में चलने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों आपके लिए। हमारी टीम जो लॉकडाउन की जो टीम है वो बड़ी मेहनत कर रही है, ठीक है, कि इस समय के अंदर आप समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सको। दोस्तों हम आपके सामने लाइव आना चाहते हैं, या आपके पास सॉल्यूशन जो वो लाइव लाना चाहते हैं। इसके माध्यम से आपके जितने भी डाउट है वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब की संख्या आप ज़रूर बढ़ाएं। सब्सक्राइब मैं जानता हूं कि टेक्निकल के बच्चे बहुत कम हैं, ठीक है, लेकिन आप आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उन मोबाइल में आप सब्सक्राइब कर दो, जिससे 1000 सब्सक्राइब होने पर हम आपके सामने पूरा सॉल्यूशन लाइव लेकर आएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है हमारे बताने से कुछ चीज़ें आपके डाउट में रह जाती हैं, वो आप हमारे को नहीं पूछ पाते हो, तो वह आपकी रेगुलर क्लियर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि सब्सक्राइब 1000 से ज़्यादा हो जाए, जिससे हम क्या करें आपके सामने टोटली जो क्लासेज है वो लाइव लेकर आना चाहिए। इससे अपन हमारी जो टीम है को अलग अलग जगह से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वह भी लाइव क्लास लेकर आपको अच्छे से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकती है। इसलिए इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज ए प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस का टॉपिक था। बाकी मैं बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज ए प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस की बात करते हैं अपन कि शियर स्ट्रेस आपके प्रिंसिपल प्लेन में क्या होगा। तो मैं देखो बेसिकली अपन बात करते हैं, अपन कोई भी कंपोनेंट होता है, देखो यहाँ पर लिखा अपन ने, बाकी इसको आप अच्छे से और समझ सकते हो। कोई भी कंपोनेंट होता है उसके प्लेन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। ये एक्स जाती है इस प्रकार से, ये आपका अक्ष प्लेन कहलाएगा, ये वाला प्लेन, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रेस लगा देता हूँ सिग्मा एक्स, ये भी आपका क्या हो गया, सिग्मा एक्स हो गया। ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्लेन हो गया वाई एक्स, सॉरी स्ट्रेस हो गया सिग्मा वाई, और यहाँ पर क्या हो गया सिग्मा वाई, ठीक है। शियर स्ट्रेस की अपन बात करते हैं, तो शियर स्ट्रेस में मैं बात करूँ, शियर स्ट्रेस में बात करूँ, देखिएगा यदि मैं इस प्लेन में शियर स्ट्रेस मेरा लग रहा है तो मैं कहूँगा टाउ एक्स तो मेरा क्या हो गया, प्लेन हो गया, और वाई मेरी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। यदि मैं इसमें बात करूँ तो मेरा टाउ क्या हो गया, वाई तो मेरी क्या हो गई, प्लेन तो मेरा कौन सा हो गया, वाई हो गया, और डायरेक्शन मेरी कौन सी होगी, अक्ष हो गई। तो ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये वाला जो प्लेन है ये आपका सिग्मा अक्ष डायरेक्शन में स्ट्रेस लगने वाला हो गया। ये वाला जो प्लेन है वो आपका क्या हो गया, सिग्मा वाई जो वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, और ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया। ओके, अब अपने को किसी कंपोनेंट पर बात करते हैं, जैसे अपन आरसीसी बीम की बात कर लेते हैं, तो इस बीम पर टेंसाइल फोर्स भी डेवलप होता है, स्ट्रेसेस भी कई तरीके के डेवलप होते हैं, और इसके साथ में शियर स्ट्रेस भी डेवलप होते हैं। तो अपने को ये देखना होता है कि यह कंपोनेंट किस में फेलियर सबसे पहले हो रहा है, ठीक है। उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अपन जानते हैं कि आपका जो आरसीसी बीम है वो टेंसाइल में सबसे फेलियर होगा, ठीक है। इसलिए उस टेंसाइल का रेसिस्ट करने के लिए अपन ने क्या किया, उसके लिए अपन ने स्टील बार यूज किया, ठीक है। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन से प्लेन में आपका स्ट्रेस जीरो होगा या नहीं होगा, या कौन से प्लेन में आपका स्ट्रेस का काउंटेबल किस प्रकार से होगा। तो अपना जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज ए प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस, ओनली बेसिक प्लेन की अपन बात कर रहे हैं जिस पर फोर्स लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, एक तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा, ये आपका सिग्मा एक्स है, ये भी आपका सिग्मा एक्स है, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका माइनस, मतलब अपन जानते हैं जीरो से इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे तो अपना माइनस। तो यहाँ तो ये वाला तो अपने को मिनिमम रिप्रेजेंट करा रही है, अपने आप में क्या कर रहा है, मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से आपका वाई वाला डायरेक्शन वाला भी हो सकता है, ये आपका क्या है, वाई है, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका क्या है, वाई ये क्या हो गया आपका माइनस है, तो नेगेटिव है, मिनिमम हो गया, क्लियर। अब मैं बात करूँ ओनली प्रिंसिपल प्लेन की, तो यहाँ पर ओनली फोर्सेज लग रहे हैं, तो सिग्मा एक्स तो कोई ना कोई होगा मेरा, लेकिन सिग्मा वाई का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर शियर की पोजीशन भी नहीं लग रही है, इसलिए यहाँ पर टाउ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर की मैं बात करूँ, आंसर आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अपने को जीरो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का, इन केस ऑफ बाईएक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो आप इसको क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए अपन बात करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस में एक आपका अनएक्सियल होता है, एक आपका क्या होता है, बाईएक्सियल होता है। अनएक्सियल का मतलब अभी जो मैंने बताया है, नॉर्मली प्रिंसिपल आपका स्ट्रेस काम करे तो यहाँ पर ओनली सिग्मा ही होगा, कोई ना कोई मान होगा,
जबकि वाई डायरेक्शन में आपका 0 होगा, शेयर स्ट्रेस में इसमें क्या होगा, 0 होगा। बाकी मैं थोड़ा भी बात कर लेता हूँ कि यदि इस प्रकार का प्लेन है जिसमें अपन शेयर स्ट्रेस की अपन बात करें, सॉरी शेयर स्ट्रेस में 0 नहीं होगा, जहाँ पर शेयर स्ट्रेस की बात करें, टाउ मैक्स की अपन बात करें तो वो कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें जो लगने वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा आपका वो किसके बराबर होगा, आपका स्ट्रेस के बराबर होगा। और टाउ मैक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका, वो नॉर्मल स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आगे इसी में बात करूँ एनएक्सियल में कि यह 0 डिग्री पे अगर आपका कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री पे होगा। जबकि बाइएक्सियल की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होगा। इसमें दोनों कंडीशन क्या बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, लगने वाले फोर्सेज स्ट्रेसेज आपकी इस प्रकार से होंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और यहाँ पर टाउ मैक्स क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि में शियर स्ट्रेस 0 कहाँ पर होगा, शियर स्ट्रेस 0 जहाँ पर हो जाएगा यदि कोई आपकी ऐसी स्थिति है जहाँ पर लगने वाले सारे के सारे स्ट्रेसेस क्या लग रहे हैं, इक्विवेलेंट लग रहे हैं, मतलब ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी आपका क्या है, सिग्मा है, मतलब सारे के सारे स्ट्रेस क्या आपके इक्विवेलेंट है। तो मैं इसी पोजीशन की बात कर लूँ, यदि यहाँ पर मैं मान रखूँ तो सिग्मा माइनस सिग्मा करूँगा अपॉन 2 करूँगा तो आने वाला मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन लगने वाले स्ट्रेस अलग अलग है तो आपका बाइएक्सियल हो गया। बाकी अन्यथा अपन बात कर रहे थे अपन प्रिंसिपल प्लेन की, इस वाले प्लेन की। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में अपन शियर स्ट्रेस की बात करें तो दोनों का जो अंतर होगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, ठीक है, और हाफ कर देंगे अपन, वही आपका आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर बी, हाफ द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, तो हाफ हो रहा है, दोनों का डिफरेंस हो रहा है, वही आपका क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट। तो यहाँ पर बात करें कि सिग्मा अक्ष जो लग रहा है, ठीक है, वो कितना लग रहा है आपका 500 लग रहा है, सिग्मा वाई जो लग रहा है वही 500 लग रहा है। तो अपन बात करें और नॉर्मल स्ट्रेस अपने को याद करना है, और यहाँ पर जो एंगल बता रहा है वो कितना बता रहा है, 45 डिग्री बता रहा है। तो आप यहाँ समझिएगा इसको, अपन ले लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, और कॉस क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी दोनों के, 500 ही है अपॉन 2, यहाँ पर भी रख दिए और यहाँ पर भी रख दिया। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, मतलब यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्वेश्चन में दिखा रहेगा दोनों क्या बराबर हैं, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेशन करने पे नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 500 न्यूटन पर स्क्वायर आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करता हूँ, इफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सिमिलरली subjected to a torque T and bending moment m, the ratio of maximum bending stress and maximum torsion shear stress is given by, मतलब अपने को ज्ञात करना है। देखिएगा आप आंसर अपने को दिखा रखा है कि आपका बेंडिंग स्ट्रेस आपको दिखा रखा है, बेंडिंग स्ट्रेस आपका क्या है। इसके अलावा आपको दिखा रखा है कि आपका टाउ मैक्स का मान क्या होगा, और दोनों का क्या पूछ रहा है, अपने को रेशियो पूछ रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आंसर कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट, तो अपन जानते हैं एम अपॉन आई इंटू वाई लिया है, तो अपना एफ भी ज्ञात होता है। ठीक है, तो अपन एम हो गया और वाई का मान हो गया d/2 हो गया, और वाई आई का मान हो गया पाई d4 अपॉन 64 हो गया। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया 32 एम अपॉन पाई d3। ये अपने आगे भी क्वेश्चन काम में आएगा, याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। आगे स्ट्रेस की बात करते हैं इसी प्रकार से, टी आर अपॉन जे, अपन जानते हैं टी अपॉन जे और टाउ अपॉन आर होता है टॉर्जन इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से अपना टाउ शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम मान निकालने के लिए अपने देखते हैं इसका फॉर्मूला कितना आ रहा है आपका। यहाँ पर भी अपने वाई का फॉर्मूला रख दिया d/2, और यहाँ पर रख दिया अपने पाई d4 अपॉन 32। तो अपने पास आंसर आ गया 16t पाई d3। अब यहाँ से दोनों का रेशियो कर देते हैं, दोनों का मैंने रेशियो कर दिया, रेशियो किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2m अपॉन t आंसर आ रहा है। तो आंसर अब क्या उसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 2m अपॉन t आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि मटेरियल का बल्क मॉडुलस उसके शियर मॉडुलस के क्या हो रहा है, बराबर होता है पॉजिटिव रेशियो। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वाले गॉड्स में क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार का, तो 3k - 2g और 6k + 2g, यहाँ पर k और g क्या हो रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट इक्विवेलेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया g, और तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, आंसर क्या आ गया 0.125 आ गया, आंसर हो गया आपका ए आंसर।
ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द फिनोमेना ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन अंडर ए स्टडी स्ट्रेस इज कॉल्ड। मैं बता दूं यह क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ओनली पूछने का तरीका क्या कर रहे हैं अपन, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्रीप होगा। ऐसा फिनोमेना जो स्लो ग्रोथ करते हुए स्ट्रेन करता है और इस प्रकार की स्टडी कॉल्ड को अपन क्या कहते हैं, क्रीपिंग कहते हैं। बाकी मैंने लिखा भी यहाँ पर देखो, क्रीप इज द डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए सर्टेन अप्लाइड लोड। तो अप्लाइड लोड पे डिपेंड करेगा और आपको पता ही है कि क्रीप आपके किस कारण से आती है, डेड लोड के कारण से या परमानेंट लोड के कारण से आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, द फेलियर ऑफ ए कॉलम डिपेंड अपॉन। अच्छा क्वेश्चन है कि आपका जो कॉलम है वो किस में किस कारण से फेलियर हो सकता है, किस किस पे डिपेंड करता है, तो वो आप समझिएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम या फेलियर ऑफ कॉलम, एक तो एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अलग अलग कंडीशन के एंड कंडीशन जीरो की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन के जो कॉलम होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। मटेरियल ऑफ द कॉलम पे जरूर डिपेंड करेगा, ठीक है। अलग स्टील का कॉलम होता है, आरसीसी का कॉलम होता है, टिम्बर का कॉलम होता है, तो सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। आगे अपन बात करें स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम, इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लेंडरनेस रेशियो। तो यहाँ पर मैं बात करूँ स्लेंडरनेस रेशियो की, तो आपका डेल अपॉन एल अपॉन आर मिनिमम होता है, डेल इक्वलेंट एल अपॉन आर मिनिमम, और या फिर डेल इक्वलेंट क्या होता है, एल अपॉन डी होता है। और आर आपका क्या होता है, आर आपका होता है अंडर रूट आई अपॉन ए, मतलब आई के क्या होता है, आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं आपको बता दूँ आई आपका क्या होता है, जेड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जेड आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि जेड इफेक्ट होता है तो आई इफेक्ट होगा, आई इफेक्ट होगा तो आर इफेक्ट होगा, और आर इफेक्ट होगा आपका तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, आपका स्लेंडरनेस रेशियो भी इफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि फेलियर ऑफ कॉलम डिपेंडेंट, अपन बात करें स्लेंडरनेस रेशियो की, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी आंसर। या फिर अपन बात कर रहे थे एंड कंडीशन या आपके मेटेरियल ऑफ द कॉलम, ये भी आपका क्या करेगा, स्ट्रेंथ को या फेलियर का इस पर डिपेंडेंट रहेगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, द अलाउबल स्ट्रेस इन ए कॉलम लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द, कि अलाउबल स्ट्रेस बढ़े किसको बढ़ाने पर। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जेड का मान, अभी भी मैंने बताया था कि यदि जेड का मान आपका बढ़े तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो जेड बढ़ाना है तो आई बढ़ा दो, आई बढ़ाना तो क्या बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आर बढ़ जाएगा। तो आप रेडियस ऑफ जायरेशन को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो दोस्तों। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का आप जब इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात आपका अलाउबल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और अलाउबल स्ट्रेस को यहाँ पर किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, एफसीआर में, जो आपका बकलिंग लोड हो सकता है, क्रिपलिंग लोड हो सकता है, जो आइलर फॉर्मूले के द्वारा पर यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि रेडियस ऑफ जायरेशन को बढ़ाते हैं तो एफसीआर भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लेमिना ऑफ डायमीटर डी इज आई पी। तो आप क्वेश्चन को समझिए, देखो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई पी या जे, इसको आई एक्स या आई वाई प्लस करके करते हैं। तो पाई डी 4 64, पाई डी 4 64, आंसर क्या आ जाएगा आपका, पाई डी 4 32, आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और लिखा है, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो नाउ एज सेकेंड पोलर मोमेंट ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है, इज ए क्वालिटी यूज टू it is a quality used to describe resistance to torsional deformation या डिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है, ये किसको अपने आप में डिफाइन करता है, ये टॉर्जनल डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, आइलर क्रिपलिंग लोड फॉर्मूला गिवन बकलिंग लोड ऑफ लॉन्ग कॉलम दैट इज द अल्टीमेट लोड ए कॉलम कैन टेकन आइलर फॉर्मूला। तो बेसिक सा फॉर्मूला आपको ये आंसर में दिखा रखा है, ये आपका होता है पाई स्क्वायर ई आई एल ई स्क्वायर एल, ये आपका इफेक्टिव लेंथ हो गया। तो इससे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन में डाले गए हैं यहाँ पर, देखिएगा आप, अलग अलग कंडीशन के अलग केस होता है अपने आप में। तो यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर लिखा है, इसके अंदर एंड कंडीशन लिखी है, इसके साथ में आपका इफेक्टिव लेंथ लिखा है, और लोड की कंडीशन भी दिखा रखी है, और के जो कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कॉलम की स्ट्रेंथ या अलाउबल स्ट्रेस का मान। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले बोथ एंड फिक्स कंडीशन। तो जो कॉलम होता है जिसकी दोनों ही कंडीशन क्या होती है, फिक्स होती है, ध्यान रखना, उस केस में क्या होगा, उस केस में कॉलम की दोनों की एंड स्टेबिलिटी और जो रोटेशन है वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे। कंट्रोल यानी क्या हो गया, रिस्टेंड या रुके हुए रहेंगे,
ठीक है, अनरिस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, इसकी इफेक्टिव लेंथ की मैं बात करूं तो वो होती है आपकी L/2। यदि मैं L/2 का आइलर फॉर्मूला रख देता हूं तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 4π² EI/L²। याद रखना इस P का मान कब ज़्यादा हो जाएगा, जब ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका कांस्टेंट वैल्यू समझ में आ जाना चाहिए आपको, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आगे भी क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे इसी कंडीशन में बात करते हैं। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड क्या हो गया आपका, हिंज्ड हो गया। ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले फिक्स वाली बात बताऊं तो फिक्स एंड पर स्टेबिलिटी एंड रोटेशन दोनों ही कंट्रोल रहेंगे, जबकि हिंज वाली बात करूँ स्टेबिलिटी तो कंट्रोल रहेगा लेकिन रोटेशन कभी भी कंट्रोल नहीं रहता है। इसका आप एग्जाम्पल तो बेसिक सा आपने देखा होगा, आपके जो दरवाज़ा है उस पर जो आपका जो डोर लगा रहता है वहाँ पर हिंज लगा रहता है और आपका दरवाज़ा क्या हो रहता है, ओपन या क्लोज होता है। इसका मतलब वो रोटेशन में कंट्रोल नहीं होता है, हवा आती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, तो इसकी भी अपन बात करें, इफेक्टिव लेंथ होता है L/2। इसको यहाँ रखा तो यहाँ पर 2π² EI/L² यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है। इसका कांस्टेंट वैल्यू कितना रखा, 2.0। 3 नंबर बात करते हैं बोथ एंड हिंज्ड, और फिर दोनों ही यदि क्या हो आपके हिंज हो तो ऐसी स्थिति में स्टेबल तो होगा, आपका रुका हुआ तो रहेगा स्टेबिलिटी में, लेकिन रोटेशन में आपका कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, L इक्वलेंट इसका L ही होगा, इसमें रखेंगे तो आपका आइलर फॉर्मूला जो बेसिक काम है इसका जो कांस्टेंट वैल्यू 1.0 आ रहा है। आगे बात करते हैं 4 नंबर में, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। तो फिक्स्ड में तो आपका रोटेशन और स्टेबिलिटी दोनों ही कंट्रोल रहेंगे, लेकिन फ्री में दोनों ही कंट्रोल नहीं रहेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 12 होता है इसका जो इफेक्टिव लेंथ है, उसको यहाँ रखेंगे तो 4 नीचे आ गया, मतलब इसका मान हो रहा है आपका 1/4.0, या मैं इसको लिखूँ तो क्या होगा 0.25। तो बहुत ही कम अपने को यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। तो मैं कहूँ समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा तो आपको मिल रहा है किसका, बोथ एंड फिक्स्ड का। तो ये अपने आप में क्या बताएगा, यह रेसिस्टेंस कैपेसिटी अपने ज़्यादा रखता है, अलाउबल स्ट्रेस अपने आप में क्या रखता है, ज़्यादा रखता है। सबसे कम आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर किसकी, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री की। तो देखो यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए, सबसे कम है, सॉरी यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा हो रही है लेकिन 0.25 है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखो आगे लिखा है इसमें बोथ एंड फिक्स्ड में लोड कैरिंग कैपेसिटी अधिकतम, और वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री में लोड कैपेसिटी सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इसका वन एंड फिक्स्ड का और फ्री का अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो आपके पोल लगे रहते हैं उसी पे डिपेंडेंट करते हैं सारी कंडीशन पे। यदि वायर नहीं लगे हो, इस पर टेंशन वायर नहीं लगे हो तो किसी भी फोर्स के कारण से क्या हो सकते हैं, आपके लुढ़क सकते हैं या गिर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में द सिंपल बेंडिंग इक्वेशन इज गिवन बाई, ये क्वेश्चन आपका WRT 2016 में भी आया था। तो बेसिक सा क्वेश्चन आपका बी आंसर हो जाएगा M/I F/y और इक्वलेंट E/R। इनको अपन कहते हैं, I तो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपकी बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगी, Y नेटवर्क से डिस्टेंस होगी, E इलास्टिक मॉडुलस होगा, R आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, M आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं, यदि एक कैंटिलीवर बीम जिस पर यूडीएल लगाओ तथा उसके फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन 15 mm, स्लोप 0.02 रेडियन हो तो बीम की लेंथ क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, इस पर यूडीएल लोड लगा हुआ है, डिफ्लेक्शन की बात करें 15 mm है, और यहाँ जो रेडियन मिल रहा है वो कितना 0.02 रेडियन मिल रहा है। तो अपन जानते हैं ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, आपका क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, जिस प्रकार से इनकी वैल्यू अपने को ज्ञात हो रखी है। यहाँ पर 15 mm को 0.0515 मीटर में चेंज अपन ने कर दिया है। दोनों इक्वेशन को अपन इस प्रकार से रख देंगे बट्टे में। ठीक है, तो आंसर अपने को क्या मिलेगा, इसका आंसर L मिलेगा मेरे को बीम का, वो क्या मिलेगा 1 मीटर आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं, प्योर टॉर्जन ऑफ ए शाफ्ट प्रोड्यूस्ड, कि यदि किसी शाफ्ट पर प्योर टॉर्जन अप्लाइड हो तो उस स्थिति में क्या होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका प्योर टॉर्जन इस पर लगा हुआ है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आपका वेरी करेगा, और शियर स्ट्रेस वेरी कैसे करेगा, टॉर्जन प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस इन द सेक्शन द कैन बी शो बाई फॉलोइंग फिगर। समझ में आ रहा होगा, ये आपका टॉर्क्यू लगा हुआ है, ये आपका टॉर्क्यू लगा हुआ है, इस प्रकार से। तो अपन बात कर सकते हैं कि शियर स्ट्रेस इस पर डेवलप होता जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस एंड सर्कमफेरेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन द सरफेस एलिमेंट ऑफ शाफ्ट, की टॉर्क्यू अधिकतर आपका प्योर टॉर्क्यू लगेगा, टॉर्जन लगेगा, तो इसके लॉन्गिट्यूडिनल में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, पूरी लंबाई में होगा। ठीक है, और सर्कमफेरेंशियल शियर स्ट्रेस इसको अपन कहेंगे एक प्रकार से सरफेस पर होगा। मतलब ये आपका कोई सर्कुलर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है तो शियर स्ट्रेस आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये आपका सरफेस पर क्या मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। जबकि अपन बाकी सेक्शन में अपन पढ़ते हैं कि नेटवर्क एक्सिस पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं, इफ ई
is a young modulus and I is moment of inertia, then the example ei d cube y upon dx cube at एनी सेक्शन ऑफ बीम इज इक्वल टू। तो मैं आपको बता दूं गॉड 7 में भी इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया था, बाकी मैं मौखिक रूप से बेसिक रूप से आपको फटाफट बता देता हूँ। बेंडिंग इक्वेशन का इक्वेशन हो गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, बेंडिंग मोमेंट का इसका जब आप अवकलन करते हैं तो ये क्यूब में चेंज हो जाएगी, 1 डिग्री बढ़ जाएगी। फिर से आप अवकलन करते हैं तो ये इसमें डबल डिग्री बढ़ जाएगी तो आपका d4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शियर फोर्स की बात कर रहा हूँ तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आंसर इसका फाइनली हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं इसके साथ में कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, शियर फोर्स एट द सेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका आंसर आपको यहाँ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड द अदर एंड इज फ्री इज इक्वल टू। अभी भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि एक सिरा इसका फिक्स और एक सिरा क्या हो फ्री हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है 2.00 L। क्वेश्चन को समझो वापस। क्वेश्चन कह रहा है हेल्ड इन पोजीशन वाली स्टेबिलिटी रहेगी, रिस्टेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड, ठीक है, एक डायरेक्शन, एक जो आपका एंड है, वन एंड जो आपका एंड है उसमें आपका डायरेक्शन भी रिस्टेंड रुका हुआ है, ठीक है, और इसके साथ में आपका पोजीशन भी क्या रुका हुआ है। आगे लिखा इफ अदर एंड इज फ्री, तो आपका एक एंड फिक्स रहेगा, उसमें दोनों कंडीशन रहेगी, और ये वाला फिर रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं। द थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल सेल इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑन, ध्यान रखना कि जो आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, उसका जो थिकनेस होता है, ये जो थिकनेस आपका जो होता है, इस थिकनेस का डिजाइन जो है वो हुप या आपका सर्कुमेंटेंशियल स्ट्रेस पर क्या करता है, डिपेंडेड करता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बात करते हैं। द सिंपली सपोर्टेड बीम ए एंड बी जिनकी सेम विड्थ और आइडेंटिकल लोडिंग है, लोडिंग भी सेम है और एक प्रकार से आपकी ब्रिथ भी सेम है, यदि बीम एक ही डेप्थ बीम बी से डबल हो तो बीम ए की स्ट्रेंथ तथा बीम बी की स्ट्रेंथ का क्या रेशो होगा। तो पहले डबल करके स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। तो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो सॉल्यूशन में, ठीक है, या मैं यहाँ पर एम की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या प्रतिरोध क्षमता कितनी है। तो देखिए आप बेंडिंग इक्वेशन में बात करते हैं, एम अपॉन आई इक्वलेंट एफ वाई अपॉन वाई, तो यहाँ से एम का मान हो गया जेड इंटू एफ बी। तो एम यहाँ रख दिया ए का, ए वाली बीम का, और दूसरे वाली बीम का रख दिया बी वाली बीम का। यहाँ पर अपन वैल्यू जो रखते हैं, ये आपका बी डी 1 स्क्वायर 6 अपॉन इंटू बी एफ बी हो गया, ये आपका बी डी स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू क्या हो गया, एफ बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि D1 का जो मान है वो आपका D2 से क्या है, दोगुना है। सिंपल सी बात ये है कि D1 अपॉन D2 स्क्वायर, तो D1 की जगह मैंने क्या रख दिया, आपका फॉर्मूला पुट आउट कर दिया, या 2 इंटू D2 पुट आउट कर दिया। इसको पुट आउट करते D2 से D2 कैंसिल हो गया, दो दूनी क्या हो गया, आपका 4 आंसर इसमें आ जाता है। क्वेश्चन का आंसर इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 26 में, किसी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट एम तथा टॉर्क टी लगा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस व मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होगा। अभी मैंने फॉर्मूले आपको दो बताए थे, दोनों का बराबर रख दिया अपन ने इनको। ये हो गया 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब, ये हो गया 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, दोनों का अपन ने एम निकाला है, तो एम निकाल लिए, एम से एम निकाला है तो पाई डी क्यू कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 3m इक्वलेंट 16 टी, तो 32 एम इक्वलेंट 16 टी, तो यहाँ पर एम निकालना है तो 16/32 इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल करने पर एम इक्वल आ जाएगा टी इंटू टी अपॉन टी, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 27 में। ए रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी। अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी जो टॉर्जन होती है, जैसे सेंट्रोबिल पंप में आपकी जो, या पानी की मोटर में जो आपकी पाइप या टॉर्जन लगी रहती है, ठीक है, यदि वो आपकी रेक्टेंगुलर की हो, किसकी आपकी रेक्टेंगुलर की हो, तो इसमें स्ट्रेसेस की क्या स्थिति रहेगी, तो इसको समझिए आप। इन रेक्टेंगुलर से शाफ्ट व्हेन टॉर्क इज अप्लाइड देम किस प्रकार से रहेगा, ये आपका सामने का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा जाएगा, मतलब इसमें एक प्रकार की टॉर्जन क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अपन कहेंगे या एट मिडल ऑफ लॉन्गर साइड, क्या कहेंगे, एट मिडल ऑफ लॉन्गर साइड। देखो यहाँ से देख पा रहे हैं अपन कि लॉन्गर साइड होता जा रहा है, धीरे धीरे डिफॉर्म होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 28, इन ए शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आप टॉर्जन इक्वेशन से समझिए आप
कि टी अपॉन जे इक्वलेंट टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। मतलब समझ में आना चाहिए कि इस टाउ के, इस जो टाउ लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, इसकी अपन बात कर रहे हैं तो इसकी गणित ये है कि भाई इसके ये टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर को मैं इसके सामने आर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जे और आई का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पर जे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी इन्वर्सली है, ये डायरेक्टली है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन आंसर करेक्ट, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, और वो आपकी क्या होगी, लेंथ ऑफ शाफ्ट होगी। अपन ने बात की यहाँ पर क्या होगा, आपका लेंथ ऑफ शाफ्ट सही आंसर हो जाएगा, या पुनः मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बात करते हैं, इन ए थिन सिलेंडर सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हाफ स्ट्रेस इज। देखो सिलेंड्रिकल सेल जो होता है, सिलेंड्रिकल सेल जो होता है उसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होता है वो होता है पी/40, और हुप में ध्यान रखना डबल ओ 2 बार आता है, मतलब 2 आएगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिक है। हुप या सर्कुमेंटल स्ट्रेस P/2T। यहाँ से अपन इसको जब रेशियो करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है, 0.5 आता है। मतलब अपन कह सकते हैं 0.5 इसका क्या रहा आंसर आ रहा है, मतलब इसके ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका क्या आंसर हो जाएगा, सही तरीके से आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं नेक्स्ट 30 में, द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ बीम B2D टू अनदर 1B इंटू 2D, मतलब डेप्थ को 2 गुना कर रखा है। अब सिमिलर मटेरियल विल बी, अपन बात करेंगे यहाँ पर रेशियो की, किसकी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को लेकर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो अब विदाउट दैट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी थी, यही होती है आपकी, ठीक है, यही होती है। ई का मान अपन जानते हैं क्या है, जो भी है वो है, और डी का मान जानते हैं πdu BD³/12, जो आई होता है आपका। और नीचे वाले की बात करें इसमें डेप्थ को डबल कर दिया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ई इंटू बी इंटू 2D का क्यूब/12। यहाँ पर अपन ने डी को तो कैंसिल कर देंगे इसे, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, दोनों अपन ने डिवाइड किया है, तो ऊपर वाले में ई कैंसिल हो गया, नीचे वाले में ई कैंसिल हो गया, BD³/12 आ गया, और 12 जस्ट ऊपर चला गया, B इंटू 2D आ गया। अब बात करते हैं इसमें 12 को जो 12 से कैंसिल कर दिया, तब अपने पास अकाउंट बता 0, 12 से 12 कैंसिल आ गया, तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू बचती है 0, सॉरी 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से BD³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया आपके पास 1/8 बच गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, 12 से 12 कैंसिल होता है तो 1 आता है, मेरे से ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं बात करूँ यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन 30 के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फॉर्मूले भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक देंगे, और आगे वाले जोय में थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे वाले जोय में अपन बात करें तो इन्हीं गोट्स का सॉल्यूशन आगे पुट आउट किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इसके साथ में इस पूरे प्रोग्राम को आप अपने नोट्सों में नोटेट करते जाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ओके, धन्यवाद।